बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं और यूनिट 5 का नाम है सेल साइकिल, या इसको हम सेल डिवीजन भी कहते हैं। सेल साइकिल या इसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। नाउ व्हाट इज सेल साइकिल या व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल डिवीजन क्या है या सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल, और जिस तरह ये नाम है कि ये जो सारा प्रोसेस है डिवीजन का, ये एक साइक्लिक पाथवे में होता है, अगेन एंड अगेन ये डिवाइस होता है, इस वजह से सेल साइकिल। सेल डिवीजन आर सेल साइकिल इज डिफाइंड एज द सीरीज ऑफ इवेंट्स, वो तमाम मरहले, सीरीज ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स मीन वो प्रोसेसेस, तमाम मरहले, that takes place, series of events that take place, वो तमाम मरहले जो होते हैं कब होते हैं? जब यूकैरियोटिक सेल डिवाइड होता है। सो द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस व्हेन, या लीडिंग टू, जिसकी वजह से एक यूकैरियोटिक सेल जो है वो डिवाइड होता है, टेक्स प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल, और यह हमें यूकैरियोटिक सेल को मैं अंडरलाइन करता हूँ। दैट टेक्स प्लेस लीडिंग इन यूकैरियोटिक सेल लीडिंग टू किस चीज की तरफ? इट्स डिवीजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल साइकिल या सेल डिवीजन। सेल साइकिल या सेल डिवीजन क्या है? द सीरीज ऑफ इवेंट्स, वो तमाम इवेंट्स, वो तमाम प्रोसेसेस, मरहले, दैट टेक प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल लीडिंग टू इट्स डिवीजन। एक यूकैरियोटिक सेल है हमारे पास और वो डिवाइड होता है, नए सेल्स बनाता है, तो उस तरीके को, इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन या इसको हम सेल साइकिल कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक क्यों लिखा? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो सेल डिवीजन है वो डायरेक्ट डिवीजन होती है, तो वो इस तरह सीरीज ऑफ इवेंट्स उनमें नहीं होती, बस चंद एक दो प्रोसेसेस हैं, उसके बाद वो सेल डिवाइड होता है। तो सेल साइकिल क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल लीडिंग टू इट्स डिवीजन। अब आपको अगर याद हो, पिछली यूनिट के स्टार्ट में जब हम सेल थ्योरी पढ़ रहे थे, तो उसका एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि ऑल न्यू सेल्स, सेल थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? न्यू सेल्स एराइज कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से आते हैं? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नई सेल्स पुराने सेल्स से बनते हैं बाय सेल डिवीजन। पुराना सेल डिवाइड हो जाता है, उसके बाद नए सेल्स बनते हैं। ये सेल है, जब ये डिवाइड होगा तभी दो सेल्स या फिर दो से ज्यादा सेल्स बनेंगे। इसको हम कहते हैं ये हमारे पास ओल्ड था या फिर प्री एग्जिस्टिंग सेल था, या ऑलरेडी अवेलेबल सेल था, और ये न्यू सेल्स बन गए। ये जो प्री एग्जिस्टिंग था इसको हम पेरेंट सेल कहते हैं, और जो बन गए इसको हम डॉटर कहते हैं। अब सेल थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से बनते हैं। अब सेल किस तरह बनते हैं? वो डिवीजन का प्रोसेस करते हैं, उसके बाद नए सेल्स बनते हैं। अच्छा, तो ये था हमारे पास सेल साइकिल या सेल डिवीजन। अब ये सेल साइकिल या सेल डिवीजन क्यों जरूरी है? लिविंग थिंग्स या उनमें जो सेल्स हैं वो डिवाइड क्यों होते हैं? व्हाई? अब सेल साइकिल क्यों होती है? तो इसका जवाब ये है कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें मुख्तलिफ प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि हम कहते हैं रिप्रोडक्शन है, इसी तरह ग्रोथ है, इसी तरह रिपेयरिंग ऑफ सेल्स है या फिर कोई भी पार्ट है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस है, जैसे रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, रिपेयरिंग ऑफ सेल्स है, कोई हिस्सा जख्मी हो जाए, कोई हिस्सा कट जाए, वहां पर नए सेल्स बन जाते हैं। अब ये रिपेयरिंग का काम है। इसी तरह रिप्रोडक्शन, इसी तरह ग्रोथ है, प्लांट्स ग्रोथ करते हैं,
एनिमल्स ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, रिपेयरिंग ऑफ पार्ट्स भी करते हैं। अब ये सारे प्रोसेसेस क्या हैं? डिपेंड्स ऑन द सेल डिवीजन। ये क्या है? डिपेंड्स ऑन सेल डिवीजन या सेल साइकिल। ये तमाम प्रोसेसेस सेल साइकिल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर सेल साइकिल नहीं होती तो फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी नहीं होगा, ग्रोथ भी नहीं होगी। एक छोटा बच्चा होता है, कुछ टाइम बाद वो बड़ा हो जाता है। एक सीड होता है, सीड कुछ दिनों बाद एक थोड़ा सा उससे पौधा निकलता है, फिर चंद महीनों, चंद हफ्तों, चंद सालों बाद उससे एक बड़ा प्लांट बन जाता है। अब ये क्या है? ये ग्रोथ है। अब इसमें रूट्स भी हैं, इसमें स्टेम भी है, इसके लीव्स भी हैं, ब्रांचेस भी हैं। ये ग्रोथ करता है। अब ग्रोथ है इस तरह, ये यहाँ पर जो है सीड्स बनते हैं। सीड से फिर हम जब उनको जमीन में रखते हैं तो दोबारा उनसे नया पौधा बन जाता है। अब ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू है। तो ये रिप्रोडक्शन है। अब कोई हिस्सा इसका काटो तो चंद दिनों बाद ये दोबारा उसको रीजनरेट करता है। अब ये सारे जो प्रोसेसेस है डिपेंड्स ऑन द सेल डिवीजन। ये सारे प्रोसेसेस सेल डिवीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर सेल डिवीजन ना हो तो फिर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिपेयरिंग ऑफ पार्ट्स वगैरह ये नहीं होंगे। तो यही वजह है कि सेल साइकिल जरूरी है। अच्छा, अब लिविंग थिंग्स के जितने भी प्रोसेसेस हैं, मसलन रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ, रिपेयरिंग ऑफ सेल्स, उसमें सेल डिवीजन किस तरह होती है? एक सेल होता है, उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं। ये क्या है? ये पेरेंट सेल है। और पेरेंट सेल डिवाइड होता है डॉटर में। पेरेंट सेल डिवाइड हो गया डॉटर सेल में। उसके बाद डॉटर सेल अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं और कुछ टाइम बाद ये दोबारा डिवाइड करते हैं। ये दोबारा ये पेरेंट सेल बन गई और ये अलग अलग फिर डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। अभी अगेन एंड अगेन ये प्रोसेस जो है वो रिवाइज होता है। इस वजह से हम इसको सेल साइकिल कहते हैं। और इसकी अहमियत क्या है? रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, रिपेयरिंग ऑफ सेल्स वगैरह ये सारी फंक्शन जो है वो डिपेंडेंट है सेल साइकिल के ऊपर। अब हमारे पास जो सेल साइकिल होता है इसके दो स्टेजेस हैं। कंप्लीट जो प्रोसेस है एक सेल से दूसरा सेल बन जाना, ये दो मेन स्टेजेस में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो हम पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। अच्छा, स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल या सेल डिवीजन के दो मेन स्टेजेस हैं। दो मेन स्टेजेस हैं। पहला जो स्टेज है उसको हम कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज या इसको हम कहते हैं रेस्टिंग फेज। इंटरफेज या रेस्टिंग फेज फर्स्ट फेज है, फर्स्ट स्टेज है। और नेक्स्ट हमारे पास है एम फेज। फेज का मतलब है वक्फा, गैप, या इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो ये सेल डिवीजन के दो स्टेजेस हैं, इंटरफेज और एम फेज या मल्टीप्लिकेशन फेज। व्हाट इज इंटरफेज? इंटरफेज क्या है? इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इंटरफेज को हम कहते हैं क्या? ये सेल का प्रेपरेटरी फेज होता है। सेल का प्रेपरेटरी फेज, तैयारी करने वाला मरहला होता है। अब एक सेल जब नया सेल बन जाता है और ये आगे जाकर डिवाइड होगा दो या फिर दो से ज्यादा सेल्स में, तो डिवीजन के लिए इसने खुद को तैयार करना होता है। जो रिक्वायर्ड चीजें हैं उन चीजों को अरेंज करना होता है, कमुलेट, जमा करना होता है। तो उसके लिए सेल खुद को क्या करता है? प्रिपेयर करता है। जिस तरह आपका कोई एग्जाम हो रहा है और आप उसके लिए प्रिपरेशन तैयारी करते हो, तो इसी तरह बिल्कुल सेल भी डिवीजन के लिए खुद को तैयार करता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये इंटरफेज या फिर रेस्टिंग फेज या फिर प्रिपरेटरी फेज हो गया सेल का। और जो एम फेज है या मल्टीप्लिकेशन फेज है, तो उसमें फिर क्या सेल क्या करता है? सेल जो है वो मल्टीप्लाई होता है, मजीद नए सेल्स बनाता है। अच्छा, अब जो इंटरफेज है इसको हम सेल का प्रेपरेटरी फेज कहते हैं। और ये फेज कौन सा फेज है? इट इज द फेज
मरहला, दौरानिया, द फेज बिटवीन the end of one cell division and the start of next cell division. Interface क्या है? The phase between the end of one cell division and the start of next cell division. ये एक सेल है और डिवाइड हो गया, यहाँ पर इसने दूसरा सेल बनाया। अब ये सेल यहाँ जब पहुंचेगा तो ये दोबारा डिवाइड होगा। अब एक सेल डिवीजन खत्म हुआ, दूसरा अभी शुरू नहीं हुआ है, तो एक के खत्म होने और दूसरे के शुरू होने से पहले जो गैप है उसको हम कहते हैं इंटरफेस या सेल का प्रेपरेटरी फेज। द फेज बिटवीन द स्टार्ट ऑफ वन सेल डिवीजन, एक सेल डिवीजन के स्टार्ट होने से पहले यहाँ से दोबारा सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, तो ये जो फेज है इसको हम कहते हैं ये सेल का इंटरफेस प्रेपरेटरी फेज है। द स्टार्ट ऑफ वन डिवीजन एंड द एंड ऑफ अदर, यहाँ पर एक खत्म हो गया, दूसरा स्टार्ट हो रहा है इसके बाद, तो दोनों के दरमियान जो गैप है इसको हम कहते हैं इंटरफेस है, सेल का प्रेपरेटरी फेज है। और इस गैप में सेल पर खुद को नेक्स्ट डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। जो इंटरफेस है इसको हम कहते हैं इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल डिवीजन। क्या है ये? लॉन्गेस्ट फेज है सेल डिवीजन का। सबसे जो लॉन्ग फेज है वो क्या है? इंटरफेस होता है। इट कवर्स अबाउट 90% ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का 90% हिस्सा इंटरफेज में कवर हो जाता है, बाकी जो 10% है वो एम फेज होता है। और इंटरफेज 90% सेल साइकिल का हिस्सा कवर करता है, क्योंकि यहाँ पर तमाम रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं, ग्रोथ है, अकोमोडेशन ऑफ मटेरियल है, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आगे बस सिर्फ सेल जो है दो या फिर दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड होना होता है। तो ये इंटरफेस हो गया। अब इंटरफेस में क्या होता है? सेल डिवीजन से पहले, स्टार्ट होने से पहले इंटरफेस होता है। अब इंटरफेस में सेल की हालत क्या होती है? बिफोर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन स्टार्ट करने से पहले इंटरफेस में, ये सपोज हमारे पास एक सेल है, अब सेल जब इंटरफेस में होता है तो ये सेल की कंडीशन होती है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेल का न्यूक्लियस है। ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं, और उसके साथ न्यूक्लियोलस जो हमने पढ़ा था, स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर होता है। तो बिफोर सेल डिवीजन स्टार्ट्स, ये इंटरफेस में ये सेल इस तरह होता है, ये होता है, ये है सेल का, सॉरी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये डार्क ब्लैक जो है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। यहाँ पर स्मॉल आरएनए बनता है, और जो रेड में है इसको हम कहते हैं ये क्रोमेटिन नेटवर्क है। क्रोमेटिन नेटवर्क। अब ये वही क्रोमोसोम है, लेकिन सेल डिवीजन से पहले ये नेटवर्क की शक्ल में होते हैं इस तरह। इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। ये कब होता है? बिफोर सेल डिवीजन। ये क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का इस तरह स्ट्रक्चर होता है, इसमें 2 क्रोमेटिड्स हैं, इस तरह ये एक क्रोमोसोम हो गया। तो सेल डिवीजन से पहले हमने ड्रा किया था कि ये क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में होता है। अब नेटवर्क क्या है? ये वही क्रोमोसोम है, लेकिन सेल डिवीजन से पहले ये क्या है? ये नेटवर्क बनाते हैं, उसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। इसके साथ ही न्यूक्लियोलस है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। अब ये सेल की
पोजीशन इस तरह होती है। अब इंटरफेस जब स्टार्ट होता है तो क्या होगा? अच्छा, तो इंटरफेस हम स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस या सेल का प्रेपरेटरी फेज, इसको हम कहते हैं रेस्टिंग फेज। अब इसको रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं? इब्तिदा में साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि जो इंटरफेस है इसके दौरान सेल रेस्ट कंडीशन में होता है, कुछ भी बाहर से हमें नजर नहीं आता कि क्या चेंजेस हो रही है, इस वजह से इसका नाम हो गया इंटरफेस। तो फर्स्ट जो फेज है सेल डिवीजन का, इसको हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस। इंटरफेस के 3 सब फेजेस हैं। अब सब फेजेस ऑफ इंटरफेस, फर्स्ट को हम कहते हैं G1 फेज या गैप 1 फेज। फर्स्ट जो इंटरफेस का मरहला है उसको हम G1 फेज कहते हैं। G1 या इसको हम कहते हैं गैप 1, G1 फेज या गैप 1। सेकंड हमारे पास होता है S फेज या इसको हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। और थर्ड हमारे पास इंटरफेस का G2 फेज या इसको हम गैप 2 कहते हैं। तो ये इंटरफेस के 3 सब फेजेस हो गए, G1 फेज, गैप 1, सिंथेसिस फेज या S फेज, और G2 फेज जिसको हम गैप 2 फेज या गैप 2 कहते हैं। अब G1 में, S में और G2 में अलग अलग इवेंट्स होती है। और ये बात याद रखिएगा, हर फेज में चाहे G1 हो, S हो या G2 हो, सेल क्या करेगा? नेक्स्ट फेज के लिए खुद को प्रिपेयर करेगा। सपोज पहला हमारे पास G1 है, उसके बाद S है, उसके बाद G2 है, उसके बाद M फेज आता है। अब G1 में सेल क्या करेगा? S के लिए खुद को प्रिपेयर करेगा। अब इसमें सिंथेसिस क्या होती है? इसमें डीएनए की रिप्लिकेशन होती है, डीएनए रिप्लिकेशन होती है, क्योंकि जब ये सेल आगे जाकर 2 सेल्स में डिवाइड होगा तो दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए होना चाहिए। तो पहले यहाँ से वो रिप्लिकेशन होती है। तो G1 में सेल जो है S के लिए प्रिपरेशन करता है, फिर इसने जाना है G2 में, इसी तरह G2 से सेल जाएगा M में, तो यहाँ पर G2 में क्या करता है? M के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। M में फिर सेल डिवाइड होता है। तो हर एक स्टेप में सेल नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए खुद को क्या करता है? प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो चीज़ें पूरी करता है। अब इंटरफेस या रेस्टिंग फेज के जो सब फेजेस हैं उनमें हम पढ़ते हैं पहला G1 फेज या गैप 1, डिटेल में उसके हम इवेंट्स पढ़ते हैं। पहला हमारे पास जो फेज है इंटरफेस का G1 है या गैप 1। अब G1 या गैप 1 में क्या होता है? इसके जो इवेंट्स हैं वो क्या क्या है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि हर एक स्टेप में सेल नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए खुद को तैयार करेगा। तो G1 के बाद S आता है, इसमें हमने पढ़ा कि डीएनए की रिप्लिकेशन होती है। अब यहाँ पर G1 में कौन कौन से स्टेप्स हैं? तो सबसे पहली बात, यहाँ पर डीएनए की रिप्लिकेशन के लिए एंजाइम और प्रोटीन रिक्वायर्ड है। तो हम कहते हैं पहला जो प्रोसेस है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। G1 में प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाती है, हम कहते हैं G1 में प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। अब प्रोटीन से क्या बनते हैं? डीएनए की रिप्लिकेशन S फेज में होती है और उसके लिए रिक्वायर्ड क्या है? एंजाइम रिक्वायर्ड है। तो वो एंजाइम प्रोटीन से बने हैं। तो यही वजह है कि हम कहते हैं G1 में फर्स्ट जो प्रोसेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस का है। और प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है? ये प्रोटीन एक्चुअल क्या है? एंजाइम्स बनते हैं जो बाद में डीएनए की रिप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंजाइम्स किस चीज के लिए? फॉर डीएनए रिप्लिकेशन।
तो जीवन फेज का फर्स्ट जो इवेंट था वो ये था कि डीएनए की रिप्लिकेशन के लिए प्रोटीन या एंजाइम्स बनते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए फिर क्या होता है, आरएनए रिक्वायर्ड होता है, उसके बगैर कंप्लीट नहीं होती प्रोटीन सिंथेसिस। तो हम कहते हैं आरएनए फॉर्मेशन या आरएनए सिंथेसिस भी यहाँ पर शुरू हो जाती है जीवन फेज में। अच्छा, नेक्स्ट जो है सेल का जो साइज है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, यहाँ पर बहुत सारी इवेंट्स चल रही है, एंजाइम्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, डीएनए की रिप्लिकेशन के रिक्वायर्ड एंजाइम्स वो तमाम बनते हैं, आरएनए फॉर्मेशन हो रही है, इसी के साथ साथ ये जो सारा प्रोसेस है ये इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी होती है। तो एटीपी एनर्जी सिंथेसिस भी होती है, क्योंकि एनर्जी के बगैर ये प्रोसेस नहीं होगा, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। तो एटीपी सिंथेसिस इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जब ये चीज़ें हो रही हैं तो उसके साथ क्या होगा, सेल साइज या सेल ग्रोथ इन साइज या सेल साइज जो है वो क्या है, इंक्रीज होता है। सेल का साइज भी इन तमाम प्रोसेस की वजह से इंक्रीज होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो स्टेप था इंटरफेस का, जीवन या गेपन फेज। पहला प्रोसेस क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, किस लिए, एंजाइम की डीएनए की रिप्लिकेशन के लिए एंजाइम रिक्वायर्ड है, और उन एंजाइम की प्रेजेंस में फिर डीएनए की रिप्लिकेशन होती है। तो एंजाइम किस चीज से बने हैं, प्रोटीन से बनी है, और वो किसी भी बायोकेमिकल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हम इसको कहते हैं, और हमारे बॉडी में या लिविंग थिंग्स की बॉडी में जो रिएक्शंस होती है उन रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं एंजाइम। अब डीएनए की रिप्लिकेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि एक सेल है यहाँ पर 46 हम सपोज कहते हैं क्रोमोसोम्स हैं, अब ये दो सेल्स बनाएगा तो दोनों में 46 के लिए क्या होता है, रिप्लिकेशन रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल मेरे पास नोट्स हैं, यूनिट 1 के नोट्स हैं, एक कॉपी है मेरे पास, 2 स्टूडेंट्स हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, अगर मैं दोनों को हाफ हाफ दे दूं तो फिर दोनों को कंप्लीट सेट ऑफ नोट्स नहीं मिलेगा, तो वो क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, तो दोनों को इक्वल मिलता है। अब इसी तरह सेल भी डीएनए की रिप्लिकेशन करता है और उसके बाद दोनों सेल्स में इक्वली डीएनए जो है वो डिवाइड हो जाता है लास्ट में। तो डीएनए की रिप्लिकेशन के लिए एंजाइम रिक्वायर्ड है और वो एंजाइम प्रोटीन से बने हैं। तो जीवन में एंजाइम और प्रोटीन सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट आरएनए है जो प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, आरएनए फॉर्मेशन है, फिर एटीपी है क्योंकि ये सारा प्रोसेस एटीपी के बगैर नहीं होगा। उसके साथ साथ सेल ग्रोथ इन साइज, सेल साइज जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये हमारे पास पहला स्टेप था जीवन, और इसके लिए अब जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से बना है, नाइट्रोजनस बेसिस है, पेंटोज शुगर वगैरह है, फास्फेट है, तो वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी यहाँ पर पूरी हो जाती है। लेकिन हम सिर्फ मेन पॉइंट्स आज डिस्कस करते हैं। तो उसके साथ साथ जो रिक्वायरमेंट्स है डीएनए के लिए वो रिक्वायरमेंट्स जैसे नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज शुगर है, फास्फेट ग्रुप है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर अक्मुलेट जमा हो जाती है। इसके बाद सेल ने ये चीज़ें प्रिपेयर की तो सेल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, जिसको हम कहते हैं एस फेज या सिंथेसिस फेज। तो नेक्स्ट हमारा जो फेज है, फेज नंबर 2, उसको हम कहते हैं एस फेज या सिंथेसिस फेज। अब सिंथेसिस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस या एस फेज में डीएनए की रिप्लिकेशन होती है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस फेज में पहले डीएनए की रिप्लिकेशन होगी। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए रिप्लिकेशन, क्योंकि जीवन फेज में रिप्लिकेशन के लिए तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। अब यहाँ से इस फेज में या सिंथेसिस फेज में डीएनए की रिप्लिकेशन स्टार्ट हो गई। अच्छा, ये पहला इसमें इवेंट था। इसके बाद अगर आप पढ़ा तो हमने पढ़ा था सेंट्रियोल के बारे में कि सेंट्रियोल मौजूद है एनिमल सेल में जो कि सेल डिवीजन में रोल प्ले करते हैं। तो सेंट्रियोल आमतौर पे एक सेल में जो एनिमल सेल है उनमें एक सेंट्रियोल होता है। अब जब वो डिवाइड करेगा तो इंटरफेरेंस के दौरान फिर वो सेंट्रियोल स्प्लिट होते हैं और उनसे 2 सेंट्रियोल बन जाते हैं। तो फिर दोनों सेल्स में इक्वल सेंट्रियोल जो है वो चले जाते हैं। तो सेंट्रियोल यहाँ पर जो है उनकी भी
रिप्लिकेशन होती है। हम लिखते हैं सेंट्रियोल रिप्लिकेट। इस तरह हमने पढ़ा था, एक राइट एंगल एक दूसरे के पड़े हैं और फिर वो क्या करते हैं, रिप्लिकेट करते हैं और दो सेंट्रियोल बन जाते हैं। तो ये एक सेंट्रियोल है। अब सेंट्रियोल की रिप्लिकेशन हो जाती है, दो सेंट्रियोल बन गई। ये एक था और यहाँ पर इस तरह एक, ये दूसरा सेंट्रियोल बन गया। तो सेंट्रियोल की रिप्लिकेशन भी हो गई और डीएनए की रिप्लिकेशन भी हो गई, दो स्ट्रैंड जो है डीएनए के बन गई। इसके बाद अब क्या, अगर आपको याद हो तो अगर ये कोई एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल की रिप्लिकेशन होगी और फिर ये सेंट्रियोल आगे जाकर क्या करेंगे, ये बनाएंगे स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम को सेपरेट कर रहे हैं। 4 यूनिट में हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन के लिए सेंट्रियोल फिर बनते हैं। अच्छा, अब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। तो हम कहते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन, यहां पर प्रोटीन फॉर्मेशन और भी इंक्रीज हो जाती है। अब ये प्रोटीन, इसको हम कहते हैं हिस्टोन या एच प्रोटीन, इसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन है। और इन प्रोटीन का काम क्या होता है, ये वो प्रोटीन है जिसके इर्द गिर्द डीएनए खुद को क्या करता है, रैप करता है। अराउंड विच, इस तरह हम लिखेंगे अराउंड विच, मतलब अराउंड दिस हिस्टोन प्रोटीन डीएनए रैप्स और फिर वो एक्सपायरल स्ट्रक्चर बनता है। फॉर एग्जांपल ये हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए इस प्रोटीन से इस तरह खुद को रैप करता है और फिर इस वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। डीएनए का जो कॉइल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है। तो इस प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है हिस्टोन प्रोटीन की। इसके साथ एक और प्रोसेस होता है इस फेज में, उसको हम कहते हैं एंजाइम्स फॉर डीएनए सिंथेसिस। दूसरा क्या होता है, एंजाइम्स फॉर्मेशन फॉर डीएनए सिंथेसिस। अब जब डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, एक डीएनए से, ये एक डीएनए है और इस तरह एक दूसरा स्ट्रैंड जब बन गया तो उसके लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड है। जैसे उनके नाम है हेलिकेज है, आइसोमरेज है, ट्रोपो आइसोमरेज, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स है। तो उन एंजाइम्स की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर ये जो डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड है, तो एक स्ट्रैंड इससे अलग हो जाता है और यहाँ से उसके साथ दूसरा स्ट्रैंड उसके साथ कंबाइन हो जाता है। तो एक स्ट्रैंड और इसका जो सेकंड स्ट्रैंड था, दूसरा जो इसका पार्ट था, स्ट्रैंड मीन्स पार्ट, वो दूसरा पार्ट भी क्या करता है, उसके साथ नया एक पार्ट बन जाता है। तो इससे दो डीएनए के स्ट्रैंड, इस तरह दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गए। अब इसकी फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो भी यहाँ पर इस फेज में बन जाते हैं। तो ये इस फेज हमारे पास जब ये चीजें बन जाती हैं तो हम कहते हैं इस फेज कंप्लीट हो गया। इस फेज में इस फेज में क्या होता है, सबसे पहले डीएनए की रिप्लिकेशन होती है। नेक्स्ट सेंट्रियोल की रिप्लिकेशन भी होती है, क्योंकि दो सेल्स बनेंगे इससे, तो एक सेल में एक सेंट्रियोल का होना जरूरी है। तो यहाँ पर सेंट्रियोल की भी रिप्लिकेशन हो गई क्योंकि ये सेल का प्रिपरेशन है। नेक्स्ट प्रोटीन फॉर्मेशन, किस लिए, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जिसके इर्द गिर्द डीएनए खुद रैप करता है और फिर डीएनए का एक जो स्ट्रक्चर है कोई वो मेंटेन रहता है। उसके बाद एंजाइम फॉर्मेशन है फॉर डीएनए सिंथेसिस। अब इस डीएनए से दूसरा जो स्ट्रैंड बनता है, अब उसके लिए स्ट्रैंड दोनों को कंबाइन करने के लिए एंजाइम रिक्वायर्ड है और उन एंजाइम की फॉर्मेशन यहाँ पर इस फेज में कंप्लीट हो जाती है। तो ये हमारे पास था इस फेज। इसके बाद स्टार्ट होता है G2 फेज।